a lecture series on the topic of paper solution of organic chemistry first paper, which has paper code PS01CCHE22. This is the 2018 paper of Sardar Patel University of organic chemistry, and it is part 10 of this lecture series. Some questions we have already discussed in this series of this paper, 2018 paper. In last lecture we have discussed this question number 3 and question number 3 part B. Now the next question is, what is atrope isomerism? Comment on the disappearance of optical activity of S6,6-diacetamido biphenyl 2,2-dicarboxylic acid upon saponification. तो सबसे पहले इसके अंदर हमको एट्रोप आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बतानी है कि वो क्या होता है, और उसके बाद में जो ये मॉलिक्यूल दिया गया है किरलिटी के साथ में, क्योंकि यहाँ पर किरलिटी डिस्क्रिप्टर या नोटेशन दिया गया है, एब्सोल्यूट नोटेशन दैट इज एस, मीन्स ये किरल मॉलिक्यूल है। तो इस किरल मॉलिक्यूल की जो किरलिटी है या कह सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी डिसअपियर हो जाती है व्हेन हम इसका सैपोनिफिकेशन करते हैं। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो एक्चुअल में किरल मॉलिक्यूल है, और जब हम इसकी पॉलिरीमेट्री एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पॉलिरीमेट्री एक्सपेरिमेंट में इसका कुछ ना कुछ हमको एंगल ऑफ रोटेशन मिलता है, मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव है। दिस मॉलिक्यूल, दिस आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन जब इस आइसोमर को हम इसका सैपोनिफिकेशन करते हैं इस आइसोमर का, या इसको हीट करेंगे जब, तो इस केस में बेस के प्रेजेंट में जब इसको हीट करेंगे तो उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है, यानी कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है उस केस में। ओके, तो ये हमको यहाँ पर बताना है कि ये क्यों ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज एट्रोप आइसोमेरिज्म। सो एट्रोप आइसोमर्स आर स्टीरियोआइसोमर्स resulting from hindered rotation about single bonds, where the steric strain barrier to rotation is high enough to allow for the isolation of the conformers. तो एक तरह से ये एक इस तरह की कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है जहाँ पर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं जिसमें उनको आइसोलेट किया जा सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिंडर्ड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। तो इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम जानते हैं वो हैं बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स। ओके, बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स शो एट्रोप आइसोमेरिज्म। तो ये एक टाइप की एनिसोमेरिज्म ही है। ओके, दिस इज अ वन टाइप ऑफ एनिसोमेरिज्म जिसको हम स्पेसिफिक एक अलग कैटेगरी में डाल दिया है, जिसको हम एट्रोप आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं। और ये किसके कारण उत्पन्न हो रही है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिंडर्ड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। दिस सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू फिनाइल रिंग्स इन बाइफिनाइल्स। बाइफिनाइल्स के अंदर जो बाइफिनाइल्स हैं, जो दोनों की दोनों फिनाइल रिंग्स हैं, वो डायरेक्टली एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ओके, तो आप ये स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो, दिस इज अ बाइफिनाइल। टू फिनाइल रिंग्स, ओके, टू फिनाइल रिंग्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू अ सिंगल बॉन्ड। ओके, अब अगर हम ओनली बाइफिनाइल की बात करें तो बाइफिनाइल्स, दिस इज बाइफिनाइल सिंपल। इन बाइफिनाइल्स में जो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो एक्चुअल में जो बाइफिनाइल्स होते हैं वो तो एक्चुअल में ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, दीज आर ए किरल, क्योंकि यहाँ पर फ्री रोटेशन होगा, फास्टली फ्री रोटेशन होगा। तो हम इस तरह से इसका जो ये कॉन्फर्मेशन होगा वो एक रूप में हिंडर्ड नहीं होगा, दैट इज़ नॉट हिंडर्ड रोटेशन। तो यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी या किरलिटी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों रिंग्स नॉन प्लेनर हो जाएं, किसी कारण से नॉन प्लेनर हो जाएं, यानी ये अलग प्लेन में और ये अलग प्लेन में हो जाए, और इस तरह से मॉलिक्यूल में जो ये रोटेशन है वो स्टॉप हो जाए और प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नहीं दिखे, तो फिर ये मॉलिक्यूल या बाइफिनाइल क्या हो जाएगा? किरल या ऑप्टिकली एक्टिव।
तो इसको ऑप्टिकली एक्टिव बनाने के लिए, किरल बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑन दिस पोजीशन नंबर 2, ओके, पोजीशन नंबर 2 एंड दीज आर ऑल्सो पोजीशन नंबर 2। तो इस पोजीशन नंबर 2 पे, जो कि इस पाइवटल बॉन्ड वाले कार्बन के रेस्पेक्ट में एक तरह से ऑर्थो पोजीशन है, तो इन पोजीशंस पर अगर हम इस तरह के ग्रुप्स का सब्स्टिट्यूशन करें तो फिर इन ग्रुप्स के बीच में क्या आ जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, एक रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा। तो ये रिंग्स फिर आपस में कोप्लेनर नहीं रह सकती, एक ही प्लेन में नहीं रह सकती, वो एक दूसरे के अलग प्लेन में रहेंगी और इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है, इस पाइवटल बॉन्ड में हिंडर्ड रोटेशन के कारण और प्लेन ऑफ सिमेट्री की अब्सेंस के कारण ये क्या हो जाएगा, किरल मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल फिर किरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इसी का ही अगर हम मिरर इमेज आइसोमर ड्रॉ करेंगे तो वो इसका क्या होगा, एनिसोमर। लेकिन इस आइसोमेरिज्म को, इस एनिसोमेरिज्म को हम एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, दैट इज एट्रोप आइसोमेरिज्म, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हिंडर्ड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, जिसको हम यहाँ पर पाइवोटल बॉन्ड भी कहते हैं, पाइवोटल बॉन्ड। तो ये पाइवोटल बॉन्ड में एक्चुअल में यहाँ पे हिंडर्ड रोटेशन प्रेजेंस है और जिसके कारण यहाँ पर किरलिटी उत्पन्न हो रही है, ओके। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने ये लिया है मॉलिक्यूल का, वो वही एग्जाम्पल लिया है जो यहाँ मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाया गया है। दिस S66- डाई एसिटामाइडो बाइफिनाइल 2,2- डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो मॉलिक्यूल है वही स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे एक्चुअल में ड्रॉ किया है। तो वापस से हम इसका IUPAC नेम देख लेते हैं। अब इसका जो RS नोटेशन है वो बिल्कुल वैसे ही होगा जो हम किसी भी किरल एक्सिस के लिए करते हैं। तो मैंने फिर से एक नई बात बता दी यहाँ पर कि जो एट्रोप आइसोमेरिज्म है वो हम कहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर किरल एक्सिस प्रेजेंट हो। तो ये जो बाइफिनाइल मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर किरल एक्सिस प्रेजेंट है। दिस पाइवोटल बॉन्ड, दिस एक्सिस इज किरल एक्सिस हियर, ओके। तो इस किरल एक्सिस जो कि स्पेसिफिकली बाइफिनाइल्स के लिए कंसिडर किया जाता है यहाँ पे, उसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये एट्रोप आइसोमेरिज्म शो करता है। नाउ नंबरिंग हम कैसे कर रहे हैं, देखिए, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6 अकॉर्डिंग टू IUPAC में एक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है और जो ये वाला ग्रुप है एसिटामाइडो, ये लो प्रायोरिटी पे रहता है। तो 1 2 3 4 5 6। नाउ यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे तो दिस इज़ 1-, ओके, 2-, 3-, 4-, 5- एंड 6-। तो विदाउट स्टीरियो अगर हम इसका नाम देखें तो क्या होगा, 6-6-, ओके, दिस 6-6-, बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स एंड दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मेन फंक्शनल ग्रुप हियर। कार्बोक्सिलिक यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ये यहाँ पर सफिक्स में आएगा और ये जो लेस प्रायोरिटी ग्रुप हैं वो यहाँ प्रीफिक्स में आएंगे। तो प्रीफिक्स वाले पहले लिखे जाएंगे। तो 6-6- डाई एसिटामाइडो, दिस इज एसिटामाइडो ग्रुप, डाई एसिटामाइडो, ओके, डाई एसिटामाइडो। नाउ बाइफिनाइल, ओके, 2 फिनाइल रिंग्स कंसीडर कर लेंगे, एसिटामाइडो बाइफिनाइल, देन 2-2-, ओके, 2 नंबर पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और 2- पर भी क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 2-2- डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इट इज सिंपल IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसमें किरलिटी देखें, इसका RS देखें, तो हम वही रूल अप्लाई करेंगे जो हम किसी भी किरल एक्सिस के लिए अप्लाई करते हैं। तो किरल एक्सिस से जब आप अप्लाई करके देखोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको S मिलेगा, ओके। सो दिस इज S6-6- डाई एसिटामाइडो बाइफिनाइल 2-2- डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका मिरर इमेज आइसोमर हमेशा इसका एनिसोमर होगा, जिसको हम इसका एट्रोप आइसोमर बोल देंगे यहाँ स्पेसिफिक इस केस में। दिस इज ट्रोप। तो ये दोनों की दोनों मॉलिक्यूल जो आपको दिखाई देंगे, आप सिर्फ इस मॉलिक्यूल कंसीडर करो तो दिस इज अ किरल मॉलिक्यूल ड्यू टू अब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किरल एक्सिस। किरल एक्सिस की प्रेजेंस के कारण ये मॉलिक्यूल किरल मॉलिक्यूल है। अगर आप इसका पॉलियोमेट्री में एक्सपेरिमेंट करोगे
ठीक है ना। पोलरीमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ एंगल ऑफ रोटेशन वहाँ पर मिलेगा। मीन्स दिस इज अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ओके, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हिंडेड रोटेशन एंड एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अब दूसरा पार्ट हम इस क्वेश्चन का लेते हैं कि जब इसका सैपोनिफिकेशन किया जाता है, ओके, जब इस कंपाउंड का, ये जो हमारा कंपाउंड है, इसका सैपोनिफिकेशन करते हैं तो ये जो ऑप्टिकली एक्टिव था वो इनएक्टिव हो जाएगा, यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगी। तो व्हाई इट डिसअपियर्स वी कैन शो द रीज़न इन दिस पैराग्राफ। सबसे पहले आप देखिए, जनरली सैपोनिफिकेशन प्रोसेस अगर हम देखें तो वो थोड़ा हाई टेम्परेचर पे किया जाता है। तो हाई टेम्परेचर पे जनरली क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल में जो पाइवोटल बॉन्ड है, जहाँ पर हिंडर्ड रोटेशन है, वो हिंडर्ड रोटेशन उतनी एनर्जी गेन कर लेता है, यानी वो कह सकते हैं हम मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी गेन कर लेता है कि यहाँ पर जो हिंडर्ड रोटेशन है वो अलाउड रोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो नॉन प्लेनर रिंग्स थी वो प्लेनर पोर्शन में भी आने लगती हैं, यानी कि वो रोटेशन जो है वो फ्री हो जाता है। ओके, तो हम एक ये रीज़न बता सकते हैं कि यहाँ पर सैपोनिफिकेशन के दौरान हाई टेम्परेचर पे इस तरह से ऑप्टिकल एक्टिविटी का लॉस हो जाता है। ओके, तो जैसा ये रीज़न बताया, दिस मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये रीज़न तो हो गया बिकॉज ऑफ हिंडर्ड रोटेशन इन पाइवोटल बॉन्ड। सैपोनिफिकेशन प्रोसेस that involves conversion of fat, oil or lipid into soap and alcohol by the action of heat in the presence of aqueous alkali। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये सैपोनिफिकेशन होता है, जहाँ पर ऑयल लिपिड्स होते हैं वो सोप में और एक बाई प्रोडक्ट एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो उस केस में क्या होगा, जब यहाँ पर इस तरह से ये उसमें कन्वर्ट होंगे तो ये जो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर थी किरैल मॉलिक्यूल की, वो प्लेनर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, और प्लेनर स्ट्रक्चर में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आने से वो मॉलिक्यूल किरैल मॉलिक्यूल आ जाएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अपॉन हीटिंग द मॉलिक्यूल गेट सफिशिएंट एनर्जी टू रोटेट दिस हिंडर्ड सिस्टम, एंड बाय दिस रोटेशन टू ग्रुप्स विच आर कार्बोक्सिलिक एंड एसिटामाइडो कम क्लोजर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एसिटामाइडो ग्रुप कम क्लोजर, जो कि नॉन प्लेनर में दूर दूर थे क्योंकि हिंडर्ड रोटेशन था, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस को दूर रखना था, तो दोनों के दोनों दूर दूर थे। लेकिन जब सफिशिएंट एनर्जी मॉलिक्यूल गेन कर लेगा तो यहाँ पर रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उस रोटेशन में क्या होगा, कई सारी ऐसी पोजीशंस आएंगी जहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एसिटामाइडो ग्रुप एक दूसरे के क्लोज आएंगे। ओके, क्लोज आने पर क्या होगा, उनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दिस विल गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंड इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कारण क्या होगा कि एसिटामाइडो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में एक कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ऐड हो जाएंगे। ओके, दिस रिंग्स विल बिकम इन अ सिंगल प्लेन। दोनों की दोनों फिनाइल रिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के प्लेन में आ जाएंगी। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री आने से मॉलिक्यूल ए किरैल हो जाएगा। मॉलिक्यूल के ए किरैल होने से अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, so it becomes optically inactive or the optical activity is disappeared। okay, so in presence of this basic medium it shows this type of reaction where this carboxylic and acetamido group combine together and form a new ring in this system, and the non-planar system becomes planar and becomes achiral and optically inactive। okay, now next question, answer the following. This is the part second of this long question. Show that diastereotopic ligands may exist in chiral as well as achiral molecules। ठीक है, एकदम एंटायरली थोड़ा नया कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट आ गया, दैट इज टॉपिक रिलेशन बिटवीन टू लिगेंड्स। तो टॉपिक रिलेशन हमको पता है दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली, होमोटॉपिक एंड हेटेरोटॉपिक। उसके बाद में हेटेरोटॉपिक को हम फिर फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं जो कि एनिसोटॉपिक और डायस्टेरोटॉपिक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में डायस्टेरोटॉपिक के बारे में पूछा है कि डायस्टेरोटॉपिक लिगेंड्स किसी एकिरल मॉलिक्यूल में भी हो सकता है और किरैल मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किरैल मॉलिक्यूल्स में ही डायस्टेरोटॉपिक लिगेंड प्रेजेंट हो सकते हैं या एक किरैल में ही होंगे या एकिरल में ही होंगे। दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स में डायस्टेरोटॉपिक लिगेंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको एक एग्जाम्पल किरैल मॉलिक्यूल का लेना है और दूसरा एग्जाम्पल ए किरैल मॉलिक्यूल का लेना है,
और दोनों मॉलिक्यूल्स में हमको बता देना है कि इनके अंदर डायस्टेरोटॉपिक लिगेंड प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल, अब डायस्टेरोटॉपिक लिगेंड क्या होता है उसको चेक करने का प्रोसीजर हमको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम कोई भी दो आइडेंटिकल लिगेंड्स चूज़ करते हैं। वो जनरली दो आइडेंटिकल लिगेंड्स हम यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन को चूज़ कर लेंगे, दो हाइड्रोजन एटम्स विच आर आइडेंटिकल, दो मतलब सेम टाइप के लिगेंड्स को चूज़ करना है। उन दोनों लिगेंड्स के बीच में फिर हम टॉपिक रिलेशन देखते हैं। तो इसमें जनरली सिमेट्रिक क्राइटेरिया अप्लाई करना इजी है। सिमेट्रिक क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो आप, जिसके अंदर आप इस मॉलिक्यूल में पहले C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अप्लाई नहीं हुआ तो ये दोनों लिगेंड्स हेटेरोटॉपिक कैटेगरी में चले जाते हैं। अब हेटेरोटॉपिक के बाद में फिर हम अप्लाई करके देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, वेयर बोथ आइडेंटिकल लिगेंड्स, बोथ सेम लिगेंड्स फॉर्म मिरर इमेज टू ईच अदर। जहाँ दोनों के दोनों लिगेंड्स एक दूसरे की मिरर इमेज बनाए, वो वाला उसके वे उस तरह का हम प्लेन अप्लाई करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करते हैं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई होता है, ठीक है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर अप्लाई हो जाता है तो दोनों लिगेंड्स क्या कहलाते हैं, एनिसोटॉपिक। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई नहीं होता है तो क्या कहलाते हैं, डायस्टेरोटॉपिक। तो ये कंसेप्ट आता है डायस्टेरोटॉपिक का। तो सबसे पहला देखिए एग्जांपल हमने लिया है 2-क्लोरो-ब्यूटेन, 1 2 3 4 4 कार्बन एटम, दैट इज ब्यूटेन, 2-क्लोरो-ब्यूटेन। ओके, यहाँ पे क्लोरो की जगह आप कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी रख सकते हो तो भी चलेगा। तो 2-क्लोरो-ब्यूटेन, लेकिन एक ही रखना है, एक ही क्लोरीन एटम, 2-क्लोरो-ब्यूटेन। इस 2-क्लोरो-ब्यूटेन में HA और HB दोनों के दोनों सेम लिगेंड्स हैं। इन दोनों के बीच में हम रिलेशन देखते हैं कि कौन सा टॉपिक रिलेशन हो सकता है। तो ये एग्जांपल ऑलरेडी ऐसा चूज़ किया है जिसमें डायस्टेरोटॉपिक लिगेंड प्रेजेंट हैं। तो HA और HB के बीच में आप कंपेरिजन करो। तो सबसे पहले अगर हम इसके बीच में एक्सिस ऑफ सिमेट्री अप्लाई करके देखें इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो ये मॉलिक्यूल हेटेरोटॉपिक आएगा। यानी यहाँ से आप अगर इसको 180 डिग्री रोटेट करो मॉलिक्यूल को, तो HB HA की जगह आ जाएगा, HA HB की जगह आ जाएगा। ओके, और ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है दैट इज CHCl ये नीचे आ जाएगा और मिथाइल ग्रुप ऊपर चला जाएगा। अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट करते हो ये एक्सिस चूज करके, दिस एक्सिस। अब 180 डिग्री रोटेट किया है मतलब C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, हमने अप्लाई करके देखा है, लेकिन वो अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। मैंने क्या कहा, अगर अप्लाई होता है तो होमोटॉपिक होंगे और अप्लाई नहीं होता है तो हेटेरोटॉपिक। अब अप्लाई कब नहीं होता, जब हमें मॉलिक्यूल डिफरेंट दिखाई देता है, ठीक है ना। यानी कि जब हमने मॉलिक्यूल को रोटेट किया 180 डिग्री तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ गया, मिथाइल ग्रुप जो नीचे था वो ऊपर चला गया। तो आपको स्ट्रक्चर जो है वो जो दिखाई देगा, आपको जो फाइनल आपको मॉलिक्यूल दिखाई देगा वो पहले वाले से डिफरेंट है। देखने में वो डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर C2 सिमेट्री अप्लाई नहीं हुआ। अगर दोनों के दोनों सेम होते तो अप्लाई हो जाता तो होमोटॉपिक, और अप्लाई नहीं है हुआ तो हेटेरोटॉपिक। तो ठीक है, हमने तो पहले फाइंड आउट कर लिया कि ये हेटेरोटॉपिक लिगेंड्स हैं। HA और HB दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स आपस में हेटेरोटॉपिक रिलेशन रखते हैं। अब हमको क्या चेक करना है कि हेटेरोटॉपिक के अंदर मैंने बताया दो पार्ट्स हैं, एनिसोटॉपिक और डायस्टेरोटॉपिक। और वो चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर अप्लाई होता है तो एनिसोटॉपिक और नहीं होता है तो डायस्टेरोटॉपिक। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको कौन सा अप्लाई करना है वो, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में कई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती हैं, एक से ज़्यादा, मोर देन वन प्लेन ऑफ सिमेट्री आर पॉसिबल इन ए मॉलिक्यूल। लेकिन हमको यहाँ पर वो वाला प्लेन चेक करना है जो HA और HB को एक दूसरे का मिरर इमेज बनाए। ओके, तो सबसे बेस्ट क्या है, यहाँ से अप्लाई करो, यानी ये मिरर प्लेन आप अप्लाई करो। तो HA और HB देखो एक दूसरे का मिरर इमेज बन रहे हैं। ओके, लेकिन क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री की जब हम बात करते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंटायर मॉलिक्यूल में होती है। ऐसा नहीं है कि इतना पोर्शन तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ गया और बाकी नहीं आया, पूरे के पूरा मॉलिक्यूल एक दूसरे का हाफ पोर्शन बनना चाहिए, दो ओके हाफ पोर्शन में डिवाइड होना चाहिए, और दोनों हाफ पोर्शन एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, तब वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है।
तो ये तो मिरर इमेज बन गए, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, मीन्स ये मिरर इमेज पॉसिबल ही नहीं है। अगर यहाँ पर भी क्लोरीन होता, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन होता, तो दोनों क्लोरीन क्लोरीन हो जाते एक दूसरे के मिरर इमेज, लेकिन ये दोनों डिफरेंट एटम्स हैं। तो मीन्स ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर अप्लाई हुआ या नहीं हुआ? ये अप्लाई नहीं हुआ। अप्लाई कब होता? जब दोनों पार्ट आप एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाते हैं, हाफ हाफ मिरर इमेज एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पर नहीं बने, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो मतलब क्या हुआ? एच ए और एच बी क्या हो जाएंगे यहाँ पर? डायस्टीरियोटॉपिक। ओके, सो हियर एच ए एंड एच बी आर डायस्टीरियोटॉपिक। अब आपको देखिए, जो मैंने ये एग्जांपल लिया है इस मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल किरैल है या ए किरैल है? दिस मॉलिक्यूल इज ए किरैल मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। Sorry, this molecule is a chiral molecule because of presence of this one chiral center. This is a example of chiral molecule. This carbon is chiral carbon. Okay, और किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेकंड कार्बन है, दिस इज नॉट चिरल कार्बन। ओके, दिस इज नॉट चिरल कार्बन बिकॉज दोनों हाइड्रोजन एटम्स एक ही कार्बन से अटैच हैं, तो ये चिरल कार्बन नहीं है, लेकिन ओनली एक यहाँ पर जो कार्बन है वो चिरल कार्बन है। और हमको पता है कि जिस मॉलिक्यूल में ओनली वन चिरल कार्बन होता है, सिर्फ और सिर्फ एक चिरल कार्बन होता है, वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, चिरल होता है। तो दिस इज अ चिरल मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन चिरल सेंटर और वन चिरल कार्बन। ओके, तो क्या प्रूव हो गया इससे कि चिरल मॉलिक्यूल के अंदर डायस्टीरियोटॉपिक लिगेंड एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, चिरल मॉलिक्यूल में, ये कि चिरल मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लिया हमने, चिरल मॉलिक्यूल के अंदर डायस्टीरियोटॉपिक लिगेंड एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, अब हमको दूसरा एग्जांपल कौन सा लेना है? ए चिरल मॉलिक्यूल का, यानी आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है जो कि ए चिरल हो। ठीक है ना, चिरलिटी और ए चिरलिटी कैसे चेक करना है वो तो आपको मैंने बता दिया है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सब चीज़ें हैं जिससे हम चेक करते हैं कि मॉलिक्यूल चिरल है या ए चिरल है। पर ये एक चीज़ और आती है इसमें कि चिरल, जिसमें एक सिर्फ और सिर्फ एक चिरल सेंटर होता है जिस मॉलिक्यूल में, वो मॉलिक्यूल का आप सीधे ही बोल दो कि वो चिरल मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसमें फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलने की भी जरूरत नहीं है, दिस इज चिरल मॉलिक्यूल। तो अब हमको दूसरा मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है जो कि ए चिरल होना चाहिए, और ए चिरल होने के बाद में फिर हमको उसमें ऐसे दो लिगेंड्स चूज़ करने हैं जो दोनों लिगेंड्स आपस में डायस्टीरियोटॉपिक हो। ओके, तो ये वाला एग्जांपल देखिए, सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज साइक्लोप्रोपेन रिंग है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में दो क्लोरीन एटम्स को सिन मैनर में या सिस पोजीशन पे ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर जो हमने दो लिगेंड्स चूज़ किए हैं वो ये वाले हैं, देट आर मिथिलीन हाइड्रोजन्स HA and HB, that is CH2 group. Overall, this CH2 group, these are मिथिलीन हाइड्रोजन्स HA और HB। अगर आप HA और HB के बीच में आप रिलेशन देखोगे, टॉपिक रिलेशन, तो वो यहाँ पर डायस्टीरियोटॉपिक मिलेगा। अब चेक करने का वही प्रोसीजर है। सबसे पहले आप सिमेट्री क्राइटेरिया देखो, पहले हम C2 सिमेट्री अप्लाई करते हैं, होमोटॉपिक आएगा या हेटेरोटॉपिक। तो C2 सिमेट्री आप अप्लाई करोगे, सपोज यहाँ से आप रोटेशन करते हो 180 डिग्री, तो HB HA की जगह चला जाएगा, HA HB की जगह आ जाएगा, और दोनों की दोनों जो क्लोरीन एटम है ऊपर की तरफ है वो नीचे आ जाएंगे जब आप इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट कर दोगे। मीन्स मॉलिक्यूल आपको सेम दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ये ऊपर पोर्शन था, वो दूसरे मॉलिक्यूल में वो नीचे आ गया, यानी कि आपको अपीयरेंस में वो मॉलिक्यूल डिफरेंट दिखाई दे रहा है अलग। ठीक है, इट मीन्स ये जो एक्सिस है वो यहाँ पर C2 एक्सिस नहीं है, मतलब C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स HA और HB में जो टॉपिक रिलेशन होगा वो कैसा होगा? हेटेरोटॉपिक। अब हेटेरोटॉपिक चेक करने के बाद में फिर हमको क्या बताना है कि ये एनिसोटॉपिक है और डायस्टीरियोटॉपिक। ऑब्वियसली हम एग्जांपल पहले से डायस्टीरियोटॉपिक का ही ले रहे हैं, तो ये डायस्टीरियोटॉपिक ही आएंगे, लेकिन हमको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये कैसे डायस्टीरियोटॉपिक हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करके दिखाना होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा अप्लाई करना है? जहाँ पर HA और HB एक दूसरे की मिरर इमेज बने। ठीक है ना, HA और HB एक दूसरे की मिरर इमेज बने, यानी कौन सा प्लेन होगा? दैट इज़ अ मॉलिक्यूलर प्लेन। अगर आप ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग जो कि प्लेनर रिंग है,
इस प्लेनर रिंग में ये जो प्लेन है, इस प्लेन में आप प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करने का प्रयास करते हो तो एच और एच बी मिरर इमेज बनेंगे, समझ गए? एच और एच बी एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे। लेकिन फिर मैंने क्या कहा कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम अप्लाई करते हैं उसमें एंटायर मॉलिक्यूल में अप्लाई होनी चाहिए। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल का जो हाफ हाफ पोर्शन बन रहा है वो एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए। तो देखिए ऊपर की तरफ यहाँ क्या है, सिस पोजीशन पे दोनों एक साइड में क्लोरीन एटम्स, लेकिन नीचे की साइड में क्या है, हाइड्रोजन एटम्स। तो ये पोर्शन जो है वो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बन सकता। ओके, मीन्स यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, नहीं है। अगर ये मिरर इमेज बन जाते तो हो जाती, लेकिन यहाँ पर पूरा मॉलिक्यूल मिरर इमेज नहीं बन रहा जब हम ये वाला प्लेन अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री आप देखोगे तो प्रेजेंट है, लेकिन ये प्लेन अप्लाई नहीं करना हमको। ओके, हमको कौन सा प्लेन अप्लाई करना है, जहाँ पर एच एच बी एक दूसरे से अलग अलग रहें, एक दूसरे से दूर दूर रहें और एक दूसरे की मिरर इमेज बने। अगर आप ये वाला प्लेन अप्लाई कर दोगे तो एच एच बी क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज क्या है, वो अपनी खुद की मिरर इमेज बन रहे हैं, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। एच ए एटम बीच में से डिवाइड हो रहा है और एच बी बीच में से डिवाइड हो रहा है, लेकिन एच ए और एच बी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बन रहे। तो ये वाला प्लेन नहीं अप्लाई करना है हमको ये वाला प्लेन अप्लाई करना है यहाँ पर, जो कि मॉलिकुलर प्लेन है। ओके, दिस प्लेन जो कि साइक्लोप्रोपेन रिंग के पैरेलल है। ओके, इसके अलोंग जाता है। नाउ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज नॉट अप्लाइड, मीन्स किस में चला जाएगा, ये डायस्टेरियोटॉपिक, मीन्स एच ए एंड एच बी आर डायस्टेरियोटॉपिक लिगेंड्स, बट दिस मॉलिक्यूल इज ए किरल। ओके, क्योंकि हम एग्जांपल कौन सा ले रहे हैं, ए किरल मॉलिक्यूल का। अब ये मॉलिक्यूल ए किरल क्यों है, ये मैंने अभी आपको बताया, ये वाला प्लेन लगाया था। ये जो प्लेन है, अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल ए किरल होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो इसमें ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है ही ना, लेकिन डायस्टेरियोटॉपिक रिलेशन चेक करने के लिए हम इसे अप्लाई नहीं करते, लेकिन इसमें प्रेजेंट तो है ही ना, मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा है, ए किरल। और ए किरल होने के बावजूद इसके अंदर एच और एच बी जो दोनों लिगेंड्स हैं वो एक दूसरे के डायस्टेरियोटॉपिक रिलेशन रखते हैं, एक दूसरे के डायस्टेरियोटॉपिक हैं। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि जो डायस्टेरियोटॉपिक लिगेंड्स हैं वो किरल मॉलिक्यूल्स में एज वेल एज ए किरल मॉलिक्यूल्स, दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, तो ये जो पहला मॉलिक्यूल है दिस इज किरल मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल ए किरल मॉलिक्यूल। तो दोनों के अंदर जो दो लिगेंड्स हमने चूज किए हैं एच ए एच बी, वो आपस में डायस्टेरियोटॉपिक हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, this question I will discuss in the next part of this lecture series. Okay, thank you for listening this lecture.